जी अस्सलाम वालेकुम, नॉन फैसल पॉडकास्ट 365 के साथ आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद हैं जिनका पहले भी पॉडकास्ट कर चुके हैं। पॉडकास्ट का रिस्पांस बड़ा जबरदस्त आया, सोचा एक दफा फिर किया जाए। सरमद अली साहब, सर कैसे हैं आप? आपका शुक्रिया जान इन्वाइटिंग। सर बताइए बजट के हवाले से। देखिए, बजट के हवाले से तो बहुत अजीब-ओ-गरीब चीज़ें हैं। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द पोएम दैट आई read out at the Senate session. सर वो मैंने देखा आपकी एक पोएम बड़ी वायरल भी चल रही है आजकल, टिकटॉक पे ही मैंने देखा, तो लोगों ने बड़ा उठा लिया सरों से। वो सर है क्या, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे। देखिए, बड़ी किसी ने मुझे, एक दोस्त ने मुझे भेजी वो नज़म, बड़ी इंटरेस्टिंग नज़म है। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा कि जब ब्रिटिश राज था ना, तो अजीब अजीब किस्म के टैक्स लग जाते थे। एक टैक्स लगा था मूँछों के ऊपर, कि अगर आपकी ज़रा बड़ी मूँछें होती थी तो उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाता था। फिर नमक के ऊपर टैक्स लगा, जिसके ऊपर बाकायदा एक मूवमेंट चली कि जी उसको लोकल नमक जो है वो समंदर के पानी से नमक निकाला जाए और ख़त्म किया जाए। कुछ सब ब्रिटिश राज टाइप का नहीं है? तो ये मुझे लगता है कि ये बजट जो है ना, ये ब्रिटिश राज से इंस्पायर्ड था कि कोई चीज़ छोड़ ना दी जाए जिसके ऊपर टैक्स ना लगाया जाए। तो ये जो नज़म थी ना, जो मैंने पढ़ी, उसके ऊपर काफ़ी पज़िराई मिली। लेकिन वो नज़म जो है किसी ने भेजी थी, जिसकी भी नज़म थी मुझे नहीं पता किसकी थी, लेकिन जिसकी भी थी लेकिन कमाल थी सर, वो पॉपुलर गई, कर्टेसी दे दी सर हमने उनको। वो है हर तिल पे हर रुखसार पे भी टैक्स लगेगा, अब वसल के असरार पे भी टैक्स लगेगा। क्या बात है। महबूब की गली में भी जाना संभल के, सुनते हैं कि दीदार पे भी टैक्स लगेगा। ओहो सर, ये आशिक तो सारे बर्बाद हो गए। आशिक तो बर्बाद हो गए, आशिकों की आशिकी पे भी टैक्स लगेगा। आशिकी तो बर्बाद हो गई सर। अब टैक्स अदाओं पे भी देना पड़ेगा, बेवजह के इनकार पे भी टैक्स लगेगा। बेवजह के इनकार पे भी टैक्स लगेगा। भर जाएगा कौमी खजाना, यह है इम्कान, हर इश्क के बीमार पे भी टैक्स लगेगा। भर जाएगा कौमी खजाना, यह है इम्कान, हर इश्क के बीमार पे भी टैक्स लगेगा। अब बाग की रौनक को बढ़ाएगा भला कौन, हर फूल पे हर खार पे भी टैक्स लगेगा। क्या बात है। जिस जुल्फ पे लिखते हैं सुबह और शाम सुखनवर, जिस जुल्फ पे लिखते हैं सुबह और शाम सुखनवर, उसी जुल्फ की हर तार पे भी टैक्स लगेगा। उसी जुल्फ की हर तार पे भी टैक्स लगेगा। जिस जुल्फ के ऊपर आप शायरी कर रहे हैं, उस जुल्फ की एक एक जो बाल है ना, सर ये लोगों ने शायरी लिखना छोड़ देनी है सर। शायरी नहीं करेंगे, शेर लिखना भी छोड़ देना, शेर लिखना भी छोड़ देना, टैक्स लगेगा, बाल बनाने भी छोड़ देना। अच्छी बात है, आशिकी भी जरा कम हो जाएगी। लोग आशिकी बहुत कर रहे थे हमारी कौम हो गई, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऐसे सोच समझ के लगाया टैक्स। दिल भर के देख लो जितना भी आप चाहो, दिल भर के देख लो जितना भी आप चाहो, हर तिल पे हर रुखसार पे भी टैक्स लगेगा। हर तिल पे हर रुखसार पे भी टैक्स लगेगा। मियाँ जी दीवान को अब अपने समेटो, मियाँ जी दीवान को अब अपने समेटो, कहते हैं कि अशार पे भी टैक्स लगेगा। कहते हैं कि अशार पे भी टैक्स लगेगा। और ये अब जो रेलेवेंट चीज़ है विच इज़ फॉर यू, हर ग्रुप में कभी आओ तो ये सोच के आना, व्हाट्सएप ग्रुप में कभी आओ तो सोच के आना। व्हाट्सएप ग्रुप में कभी आओ, ग्रुप में कभी आओ तो ये सोच के आना, हर पोस्ट पे हर सोच पे भी टैक्स लगेगा। हर पोस्ट पे हर सोच पे भी टैक्स लगेगा। ख्याल से भाई ग्रुप बनाने वाला एडमिन तो बर्बाद होगा, क्योंकि वो तो जरा टैक्स देगा। एडमिन को तो सबसे ज्यादा टैक्स लगेगा। बाकी जो लोग आएंगे वो पोस्ट करेंगे, उनको रिलेटिवली कम लगेगा। बचा कुछ नहीं जिसमें टैक्स लगेगा। सर वो मेरे ख्याल में नाक पे भी कोई मीटर शीटर लगा देंगे, सांस लेने पे भी टैक्स लगा देंगे। मुझे तो यही रह गया और कुछ नहीं। देखिए ना, सूरज की शुआओं पर तो आपने टैक्स लगा दिया, अब बचेगा क्या? सर ये सूरज की शुआओं से याद आया, क्या हुआ कैसे? इसको तो कम करना चाहिए था। देखिए, एक अजीबो-गरीब इंटरेस्टिंग बात है। हुकूमत ये कहती है कि हमने इसको बैलेंस करने की कोशिश की है और लेवल प्लेइंग फील्ड देने की कोशिश की है लोकल मैन्युफैक्चरर्स को, और जो इम्पोर्टेड पैनल्स हैं, इम्पोर्टेड पैनल्स पे उन्होंने 18% GST लगाई थी, और उन्होंने कहा जी लोकल पैनल्स पे क्योंकि लगी हुई है 18% GST, तो इंटरनेशनल पैनल्स पर जो इम्पोर्टेड पैनल्स थे उन पर नहीं थी। तो हमने कहा कि इम्पोर्टेड को भी उसके बराबर कर दिया जाए ताकि लोग एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाए। सवाल ये है कि अगर आपने लेवल प्लेइंग फील्ड ही देना था तो जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसका भी GST माफ़ कर देते, बजाय इसके कि आप उस पर GST लगाते। देखिए, एक तरफ आप कहते हैं कि जी हमारे क्लाइमेट गोल्स हैं, आप कहते हैं कि जी हम एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली कोशिश कर रहे हैं कि बजट लेके आएँ और हम एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करें। तो आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे जब आपके क्लाइमेट गोल्स में और आपकी जो एक्शंस हैं उसके अंदर एक तजाद होगा? आपका एक तरफ तो आप अपने क्लाइमेट गोल्स को लेके बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जी जो सोलर पैनल्स हैं उसको भी हम टैक्स कर रहे हैं, और जो ईवी हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनको भी टैक्स कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स को भी टैक्स। सर ईवी पे इन्होंने क्या किया है? मुझे समझ नहीं आती। इनका फोकस तो था, ये तो टाइम था अभी 4-5 साल 10 साल। इस वक्त तो टाइम ये था कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को
जितनी भी टैक्स रिलीफ दे सकते हैं उनको देते, ताकि लोग जो हैं वो पेट्रोल से मूव करते, इलेक्ट्रिक पेट्रोल व्हीकल से मूव करते इलेक्ट्रिक प्लान यही था सर। इलेक्ट्रिक प्लान यही था। कभी दिमाग में होगा किसी वक्त प्लान, फिर वो समझ नहीं आई। जिस तरीके से हमारा मसला है ना, जो प्रॉब्लम हमारा जो है ना बजट का, वो दो किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं बजट में। एक तो बजट जो है ना वज़ीर ख़जाना बेचारा बनाता नहीं है, सही है। बजट जो है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी बनाती है और वो IMF की डिक्टेशन होती है या वॉटेवर। लेकिन असल में जो इस किस्म के क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं ना, वो IMF के नहीं होते, वो हमारे वज़ीर ख़जाना के नहीं होते। इस किस्म के क्रिएटिव आइडियाज़ जो होते हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी के होते हैं। सर तो उनके जहन में क्या चल रहा होता है? वो तो वो सोचते हैं कि जी किस तरीके से हम 2+2 करें, कहाँ से हम पैसे निकाल के कहीं और डाल दें, किस तरीके से हमारी ये सोचे बगैर कि हमें नुकसान कितना होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, या वो हमारी जो गिवन या जो हमारी एक जो हमारी एक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे गिवन ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके साथ क्या वो तजाद तो नहीं क्रिएट कर रहे। जिस तरीके से ये भी आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स लगा दिया, आपने मोटरसाइकिल्स पर, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पर टैक्स लगा दिया। सर ये IMF दबाव तो नहीं है? देखिए IMF के दबाव से ज़्यादा ये जो है ना, ये हमारे ब्यूरोक्रेसी की क्रिएटिविटी थी। और ये कहते हैं ये हमसे गलती हो गई रिलीफ देकर, इस रिलीफ को हम किस तरीके से विड्रॉ कर सकते हैं। अवाम फ्रेंडली बजट तो चेक करें सर। ये एक बहुत बड़ा इसके अंदर मेरे ख्याल में ये हमारा मेरे ख्याल में एक हमारा पॉलिसी मेकिंग का एक फुकदान है ये, जिसके अंदर हम ये चीज़ें सोचते नहीं हैं। करना ये चाहिए कि जो आप एग्जिस्टिंग दे रहे हैं लोगों को रिलीफ, वो लोगों से छीने मत। अगर आप लोगों को मज़ीद रिलीफ नहीं दे सकते, अगर आवाम को मज़ीद रिलीफ नहीं दे सकते, उसी को सस्टेन करें। तो अगर यहाँ पे सस्टेन किया होता तो बेहतर था। लेकिन आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज़ टू चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कि उन्होंने इसके ऊपर स्टैंड लिया और उन्होंने ये जो 18% था इसको कम करा के तो ऑलमोस्ट आधा करवा दिया, नहीं 10% पे करवा दिया। इवन दैट आइडियली वो नहीं होना चाहिए था, बट बिग थैंक यू टू चेयरमैन बिलावल भुट्टो कि उन्होंने इसको कम से कम 18 से 10% तो करवा दिया कि लोगों को एक किस्म की थोड़ी सी रिलीफ तो। हालांकि सर इसकी सारी अप्रूवल आई हुई होगी, सारी अप्रूवल के बाद ही बहुत बड़ी बात है कि 10% पे चले गए, वरना इनकी अप्रूवल जहाँ से आती हैं इनकी जरूरत नहीं है। आपने जो अपना पूरा बजट भेजा होता है अप्रूवल के लिए, वो तो आप भेज चुके थे और उसको आपने बिलावल साहब की काविशों से उसको चेंज जो किया गया। आई थिंक दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर पीपल्स पार्टी एंड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो आपको पता है कि किस तरीके से तकलीफ़ लोगों की बढ़ जाती। दूसरी तरफ जब हम गाड़ियों की बात करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, तो मेरे ख्याल में इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जो अब मोटरसाइकिल्स की बातें हो रही थी, उनके ऊपर टैक्सेशन कम होनी चाहिए थी। स्पेशल मोटरसाइकिल्स के ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो जो है वो आवाम की सवारी है। सर ये वापस बेचे पाएंगे, ये कह रहे नहीं तो वापस मोटरसाइकिल पे जाओ, तो ये उसकी फर्स्ट एक वो होती है। तो उसके लिए या जो आदमी नया आता है जिसने जॉब शुरू करता है, या यूथ की बात कर लें सर, पहली गाड़ी यूथ की भी, पहली गाड़ी 800 सीसी मेहरान हुआ करती थी, अब एल्टो ठीक है। अच्छा वैसे भी आप देखें एल्टो की और मेहरान की कीमतें आपने कुछ 30 लाख, नहीं सर वो निकल गई हैं अपने, वो तो अब उसको भी नहीं कह सकते, 30 लाख को भी क्रॉस कर रही है। 33-34 लाख के ऊपर अब एल्टो आ गई है। वो गाड़ी जिसको हम इंडिया मारुति कह रहे थे पड़ोसी मुल्क के अंदर, वो बहुत कम प्राइस की, ठीक है। और जब मुझे याद है जब शुरू हुई थी तो ये 45,000 रुपए से शुरू हुई थी, वे बैक इन दी 80s, और ये बहुत अरसे तक 3-4 लाख 5 लाख की तो मैंने खुद खरीदी सर, 5 लाख के अंदर रही। बहुत अरसे तक, 10 साल पुरानी बात है मेरे ख्याल में, पुरानी बात नहीं सर, ये 10-12 साल पुरानी बात है जब 5 लाख रुपए की ये गाड़ी होती थी। आज आपने उस गाड़ी को 35 लाख रुपए की गाड़ी कर दिया। अच्छा दूसरी तरफ आप देखें कि इवन कार्स लाइक मतलब हंसने को दिल चाहता है और तकलीफ़ भी होती है कि सिविक और कोरोला जो है वो करोड़ों रुपए से ऊपर की गाड़ी हो गई है। आप मुझे बताएं, कभी किसी ने डाले किधर पहुंच गए सर, कभी किसी ने सोचा था कि सिविक या 1 करोड़ की होगी कोरोला जो है ये 1 करोड़ रुपए की गाड़ी हो कभी भी नहीं, और वो 1 करोड़ की मतलब कंपनी के लिए होगी लेकिन लोगों के लिए नहीं थी सर। अच्छा उसके अंदर आपको देखने की बात यह है कि बेसिकली उसके बाद आप दूसरी चीज़ जो कर रहे हैं ना, आप अगेन योर पॉलिसीज़, आप यहाँ पे आप गालिबन यू आर बीइंग डिक्टेटेड बाय IMF। वो ये है कि आपने जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ किया, वो ये किया कि आपने जो 3 साल पहले तो आपके ऊपर पाबंदी थी कि जी 3 साल पुरानी गाड़ी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, विद इन जो 3 साल की या 3 साल से नई गाड़ी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। चलें वो था, अब आपने उसको कर दिया 5 साल। जब आपने उसको 5 साल कर दिया तो अगर मैं आज 2025 में हूँ तो मैं 2020 की गाड़ी में इंपोर्ट कर सकता हूँ, सस्ती होगी
उस गाड़ी से जो गाड़ी में लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्पेशली जो छोटी गाड़ियाँ आएंगी 800 सीसी, 1000 सीसी, 1200 1000 सीसी तक की जो गाड़ियाँ आएंगी वो आपकी गाड़ियों से सस्ती पड़ेंगी, तो लोग उसको ख़रीदेंगे। फिर आप क्या कर रहे हैं, आपने IMF के साथ ये कमिटमेंट की है कि जितनी भी उसके ऊपर एडिशनल ड्यूटीज़ हैं, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं, वो सब आप विद इन 4 to 5 years 3 to 4 years उनको आप ख़त्म कर देंगे। सो बेसिकली वो ज़ीरो रेटेड किस्म की गाड़ी हो जाएगी। आप इंपोर्ट करेंगे, GST आपने उसको देनी होगी सिर्फ, नथिंग एल्स। और यहाँ पे आपका जो आपकी लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों के ऊपर जो टैक्सेशन है वो तो मतलब आज अगर मैं बात कर रहा था सुजुकी वालों से, वो कहते हैं कि जी आज अगर हमारी जो टैक्सेशन को रैशनलाइज कर दिया जाए और ये GST सिर्फ लगा दी जाए और जो टैक्सेशन है उसको रैशनलाइज कर दिया जाए, तो हम 15 से 14 लाख की ये गाड़ी लोगों को दे सकते हैं। क्या बात है, मतलब दी जा सकती है अगर स्पेस दिया जाए। वो इसलिए भी है क्योंकि डॉलर की प्राइस बढ़ी है जिसकी वजह से फैक्टर इन करना पड़ता है, बट 15-14 लाख सर आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, यहाँ तक देते हो सकते चले सिविक और करोला में बढ़ा देते हैं, ऐसा कर लेते सर कि बंदे को बाइक से मेहरान तक तो आने दे कम से कम यार। उसके बाद आप कहते हैं कि जी चलें, आप उसको कुछ इस तरीके से करते हैं कि जो भी आपका वो उसके स्लैब्स हैं उनको स्लैब्स को जैसे जैसे गाड़ी की भरती जाती, हम सीसी कहते हैं आजकल, बट दैट इज़ नो लॉन्गर वैलिड और रेलिवेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड। लेकिन चलें आप उसी के ऊपर चलते रहें जो पुराना आपने सिस्टम मुकर्रर किया हुआ है। तो अगर आप कहते हैं कि जी 1200 सीसी की गाड़ी पे इतना, 1500 सीसी की गाड़ी पे इतना, 1800 पे इतना, तो उस तरीके से अगर आप स्लैब्स बनाते थे तो अच्छा, पहले प्लान यही था सर इन लोगों के ज़माने में? प्लान एक ज़माने में प्लान ही था, इसी तरीके से चलता था। प्लान आखिर में चेंज होते हैं सर, कोई मखलूक आती है बीच में। सर दिफाई बजट को आप कैसे देखते हैं, बढ़ाना जरूरी था इस वक्त? मेरे ख्याल में दिफाई बजट बढ़ाना बहुत जरूरी था, इसलिए अच्छा इस दफा लोगों को रियलाइज हुआ सर? जी, लोगों को रियलाइज हुआ कि जो पहले हमेशा क्रिटिसाइज करते थे, हम बात करते थे ना, क्रिटिसाइज करते थे हमारे पैसे खा जाते हैं, लेकिन जब आज उन्होंने आपका दिफा किया और आपको बचाया, आज आपका जो दिफाई बजट है, आपको आज पता चला कि वो बजट जो था वो बिल्कुल सही तरीके से उसकी जो एलोकेशन थी बिल्कुल दुरुस्त थी, बल्कि ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो इस वक्त जो ज़्यादा हुई है, आई थिंक दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी, आपकी एग्जिस्टेंस जो है उसकी डिपेंडेंस जो है आपकी दिफा के ऊपर। सर चारों तरफ सब घिरे हुए हैं और आपके फौज ने कमाल करके दिखाया इस दफा, अपनी रिस्पेक्ट जो उन्होंने गेन की है ग्लोबली, जो उन्होंने रिस्पेक्ट गेन पूरी दुनिया में। जिस तरह फील्ड मार्शल साहब को ट्रम्प ने बुलाया सर, ये बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात किसी मुल्क ये पहली मर्तबा हुआ किसी मुल्क के आर्मी चीफ को एक मुल्क का सदर जो है वो उसको लंच पे इनवाइट कर रहा है। सर मोदी साहब बड़े नाराज भी इस बात पे सर। मोदी साहब बिल्कुल नाराज हैं। उनको मोदी साहब ने कहा मुझे भी बुलाया था लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। अब आप मुझे बताएं, सोचें अमेरिका का सदर बुलाए और सर ये मोदी साहब ने इतनी हिम्मत, सर खुदा की कसम इतनी हिम्मत हो गई, वो कहेंगे जी मैं मसरूफ हूं, मैं पैदल चले जाएंगे सर। जहाज अगर नहीं हुआ उस वक्त पैदल भी चले जाते सर। क्या कहते हैं ये मस्खरा किस्म का बयान दिया इन्होंने सर। मतलब वो है ही मसखरा है, तो मसखरे किस्म का ही बयान देंगे और क्या देंगे। सर एजुकेशन और हेल्थ पे, एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर मेरे ख्याल में देखें, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, देखिए वफाक के पास एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर कुछ ज़्यादा करने को है नहीं, क्योंकि वफाक के पास जो एजुकेशन जो हेल्थ पे करना होता है वो बेसिकली इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी तक महसूस सही है। सो ऑब्वियसली उसके हिसाब से आप देखें तो वफाक जो भी कर रहा है, हम कहते हैं जी बहुत कम कर रहा है, लेकिन एक जो चीज़ है ना, तमाम सूबों का और वफाक का जो एक्सपेंडिचर है ऑन हेल्थ ऑन एजुकेशन स्पेशली, वो एट मिनिमम 4% होना चाहिए। ठीक है। वो हम एक ज़माने में कहा करते थे कि जी अपना कौम को संवार दो, तालीम को चार दो। तो बेसिकली वही बात है कि जी अगर आपने कौम को संवारना है तो तालीम, मुल्क को आपने अगर किस तरफ लेके जाना है तो आपको एजुकेशन के ऊपर 4% कम से कम ऑफ GDP आपको खर्च करना पड़ेगा मिनिमम। अच्छा, मैं हमेशा बात करता हूँ कि विंस्टन चर्चिल का एक कॉल है जो मैं हमेशा कोट करता हूँ, वो है कि जी इट इज़ ऑन द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ इट्स चिल्ड्रन दैट द फ्यूचर ऑफ अ नेशन डिपेंड्स। एक्सीलेंट। अगर आप अपने बच्चों की तालीम पे और सेहत के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपकी कौम का जो फ्यूचर है वो ब्लीक है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम एक मिसप्लेस प्रायोरिटीज़ हमारी हैं और हम उसके अंदर एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो ले आते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत कुछ लगाना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। मैं ये समझता हूँ कि 3-4 चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी बजट के लिए, वो एजुकेशन है,
हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपका टोटल फोकस जो है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हो गया तो दैट्स मिसप्लेस प्रायोरिटी। आपको बेसिकली एजुकेशनल हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी नंबर 1 बनाना चाहिए, जो हम नहीं बनाते। अगर आप देखें इस सिलसिले में तो मैं ये समझता हूँ कि सिंध इस मामले में मेरे ख्याल में सबसे आगे है तमाम सूबों के साथ। अगर हम सिर्फ ये देखें कि सिंध ने अपने टोटल बजट जो एक्सपेंडिचर है उसका 25% जो है उन्होंने एजुकेशन के ऊपर अपना रखा है, और ये तकरीबन कोई 454 अरब रुपया जो है वो तालीम के लिए उन्होंने एलोकेट किया है। कंपेयर दिस विद 12% इन पंजाब, यानी पंजाब जो है वो सिंध से पंजाब का जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन के ऊपर इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ in percentage terms of what Sindh is spending on education. So I think this actually tells you the priority of Sindh government. ये भी चेयरमैन साहब की इसके अंदर वो है कि ये भी उनका है कि वो लास्ट टाइम थोड़ा सा वो चाहते हैं बेसिकली कि एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर सूबे में काम हो। और हेल्थ पर तो आप देखें वैसे सिंध के अंदर जो काम हो रहा है हेल्थ के ऊपर मेरे ख्याल में किसी सूबे में नहीं हो रहा, आपके सामने है। यू लुक एट द काइंड ऑफ फैसिलिटीज दैट आर देयर। सर ये फिर क्रिटिसाइज क्यों होते हैं जब इतना कुछ कर रहे हैं, दिखा नहीं पाते मीडिया के ऊपर, चक्कर क्या है सर? ये कराची के ऊपर हमेशा से हमारे लोगों के मसाइल रहे हैं क्योंकि हम सियासत करना चाहते हैं कराची के ऊपर। हमारा मसला ये है कि हमें अगर पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई और चीज़ नहीं मिलती करने को तो हम कहते हैं कि जी हम चलें कराची के ऊपर सियासत करते हैं। सर ये कंपैरिजन क्यों करते हैं? देखिए कराची का मसला ये है कि आप हम बात करते हैं जी इस्लामाबाद लाहौर के साथ कंपैरिजन करते हैं। इस्लामाबाद में अगर हम इस्लामाबाद के साथ कंपैरिजन करते हैं तो इस्लामाबाद में देयर इज ओनली वन अथॉरिटी व्हिच इज द सीडीए। सही सीडीए, तो कोई और देयर इज नो लोकल गवर्नमेंट। चले लाहौर में तो सर है ना, लाहौर में 2 बॉडीज हैं। ठीक है, देयर इज लाहौर कैंटोनमेंट एंड देयर इज द लाहौर म्युनिसिपल। व्हाट डिसीजन कौन लेता है सर यूजुअली? वैसे देखिए लाहौर में एक इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान बनाया गया है जिसके अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड को भी साथ शामिल किया गया है। कुछ एरियाज़ कैंटोनमेंट बोर्ड के जो हैं वो जैसे ये आप देखें जो CBD है, जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है लाहौर का, वो LDA के वो CBD एक अपना इदारा है, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इदारा है जो उसके ऊपर काम कर रहा है, लेकिन वो बेसिकली वॉटन कैंट के अंदर कर रहा है। ठीक है, लेकिन कर रहा है। इसी तरीके से अगर हमें वहाँ एक इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान है जिसके अंदर कैंटोनमेंट जो है ऑन बोर्ड है। अच्छा वहाँ पे देखें देयर इज ओनली वन कैंटोनमेंट है, देयर आर अबाउट 6-7 कैंटोनमेंट्स प्लस देयर आर अदर अथॉरिटीज लाइक KPT है, सिविल एविएशन है, पोर्ट कासिम है, तो वो है। तो एक आपको एक सुपरा स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर ये कमेटी बना दे, तमाम स्टेक होल्डर्स हों और मेयर उसको हेड करे। आई थिंक अगर जब तक ये नहीं होगा तब तक मसाइल रहेंगे और उसके ऊपर उंगली तो आप उठाएंगे मेयर के ऊपर, क्योंकि अब आम आदमी सर ये जो इतना टेक्निकल बात है, गर्दन तो पतली मेयर की है और तो उससे ज़्यादा पतली गर्दन तो किसी और की है नहीं। सर स्मार्ट है सर, तो मारा वो जाता है बेचारा। तो वो हमें अपना वो ज़हन में रखने की ज़रूरत है। तो ये कराची का मसला, कराची की सर ये जो नॉन फाइलर इन पे काला रंग डाल दें या लाल रंग डाल के भेजें इनको बाहर, नजर आए दूर से नॉन फाइलर है, वो तो मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा बहुत आप उसके अंदर वो कह रहे हैं कि कलर करने लगे सर, कहते हैं रेड कलर करेंगे नॉन फाइलर, बैंक के अंदर जाएगा तो बता के अच्छा उनको 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने तक की इजाज़त होगी। सही है। और 70 लाख की गाड़ी खरीदने की इजाज़त होगी। देखिए मसला ये है कि दुनिया में कहीं भी फाइलर नॉन फाइलर नहीं होता। आप टैक्स पेयर होते हैं, ठीक है, और हर आज जो टैक्स पेयर होता है उसका राइट है कि अपने हिसाब से वो अपनी जितनी ब्रेक्स ले सके टैक्स में वो कोशिश करे लेने की, वो उसका राइट है। लेकिन उसमें रास्ता क्या है? रास्ता भी तो कोई नहीं है ना इनके पास। लेकिन रास्ते तो एक्चुअली टेक्निकली रास्ते बहुत लिमिटेड हैं। अच्छा। मसला ये है कि हम टैक्स देने को तैयार नहीं होते। हमारे मसाइल हैं। अब मैं समझता हूँ कि ट्रस्ट डेफिसिट है। एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो इस मुल्क की है ना, हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ना वो है रिटेल। ठीक है। रिटेल में 1200 रुपये उन्होंने कहा जी आप दे देंगे साल का, वो कहते हैं जी 1200 भी नहीं देंगे। वो पता है वो इसलिए नहीं कहते हम देने को तैयार हैं। उनका मसला ये है, वो कहते हैं कि जी एक बार हम सिस्टम इसके अंदर आ गए, टैक्स के नेट के अंदर आ गए तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा।
तो वो जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है, जो खौफ है लोगों का, आई थिंक देयर इज अ नीड के उस खौफ सर को वो एक किसी खान साहब के तरीके से घर में हुआ भी तो था ना सर, लोगों को पकड़ा भी तो सर, एक डर तो दुकानदारों को आ गया। पकड़ लिया, लोगों को डर तो ऐसा, आपको चाहिए कि आप लोगों के साथ लोग अकाउंट में पैसे ही नहीं रखते सर, हाँ, इसलिए कैश नहीं रखते। रखेंगे, गोल्ड रखेंगे, क्योंकि वो बिटकॉइन में चले गए, वो डॉलर में बिटकॉइन पर चले गए, ठीक है। तो हम अपना खुद अपने लिए मसाइल क्रिएट करते हैं ना, ये चीज़ें अच्छा मैं हमें तो इन करना था चोरों को, इन्होंने आउट कर दिया, सुकून से बैठो भाई, अंदर मत आना, पता नहीं चलना चाहिए तुम लोगों को, जो करना है तुम करते बाहर करते रहो, पकड़े मत जाना। पकड़े मत जाना। तो वो कहता है मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। तो हमने ये खुद ये चीज़ें क्रिएट कर दी हैं। अब हम क्या कह सकते हैं जब हम ये चीज़ें क्रिएट करते हैं? सर क्या देखते हैं चेयरमैन साहब को, किस तरीके से देखने पा रहे हैं, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना अगली टर्म भी पूरी करेंगे, तो आप क्या समझते हैं सर? देखिए मेरा एक ख्याल आम तासुर तो आने लग गया है। मेरे ख्याल में शहबाज साहब की जो टर्म है वो दैट इज़ 2029 तक है। आई हैव अ फीलिंग कि वो अपनी टर्म पूरी करेंगे। एंड आई थिंक ही इज़ डन रीजनेबली वेल। इकॉनमी के अंदर जो उन्होंने स्टेबलाइज़ किया है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इकनॉमिक कंडीशंस को स्टेबिलिटी दी है इस मुल्क के अंदर। लेकिन व्हाट हैपन्स आफ्टर 29 इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। उसके अंदर ऑब्वियसली देखने की बात है कि अवाम किसको चूज़ करते हैं। असल चीज़ तो ये है कि अवाम किसको चूज़ करते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज साहब विल बी इंटरेस्टेड इन दिस इन टर्म बियॉन्ड 29। सर ये अवाम की तो बाद में देखेंगे, ये भी ट्रम्प साहब ने भी फील्ड मार्शल साहब को इतनी बड़ी रिस्पेक्ट दी। जी आर्मी चीफ जो थे ही वाज इन द यूएस। तो क्योंकि वो यूएस अपनी मीटिंग्स के हवाले से गए हुए थे, तो उनको उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी इन स्टॉपिंग द इंडो पाकिस्तान इंडिया वॉर, तो उसकी रिकग्निशन में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा भी है कि जी मैंने इसलिए इनको दिया कि ही कंट्रीब्यूटेड इन डी एस्केलेटिंग द सिचुएशन, और उन्होंने एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाने से रोका इस सिचुएशन को। तो ये उनकी कंट्रीब्यूशन के तौर पे उधर उनको अच्छा उधर के आर्मी चीफ कोई बातें नहीं हुई सर, उधर के मोदी साहब से बात की कि यार आपने और आपने दोनों तरफ को ये बोला गया, नाम दो बंदों को लिए गए। देखिए वहाँ पे जब बात की उन्होंने, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी उन्होंने बात की। आप देखें वो कहते रहे कि जी दोनों लीडर्स जो हैं इस मुल्क के, दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल एंड वेरी ब्राइट लीडर्स। और देखें आपने इसको अगर आप देखते हैं मोदी साहब को, तो उनके पास तो इन्विटेशन थी नहीं G7 में आने की। तो उन्होंने तो पहले मिन्नतें कर करके इन्विटेशन मंगवाई, और वो इन्विटेशन भी थी एज ऑब्जर्वर। अभी सर रिसेंटली पार्टिसिपेंट नहीं थी, एज ऑब्जर्वर थी। उन्होंने रिसेंटली क्या दिया, सिंदूर ऑपरेशन अभी भी चल रहा है सर। ये किधर रहे हैं सर? घर पे ही चला रहे होंगे वो तो मेरे ख्याल में सिंदूर पहना रहे। अच्छा वो भी कह रहे सिंदूर लेके गए थे। तो वो सिंदूर उनको लगाना चाहिए अपनी उस बीवी को, जिसको वो आप पिछले 50 साल से या 40 साल से भूल के बैठे हुए हैं, और जिस बेचारी का पता नहीं हाल क्या है उनको नहीं लगाते गुजरात में। तो वो खातून तो बेचारी ना सिंदूर लगाती है, ना वो क्या पहनते गले में, वो भी नहीं पहनती। सो आई डोंट नो व्हाट टू से। तो ही शुड, अगली सिंदूर लगाना है तो पहले उसको जाके लगाएं, फिर देखें क्या करना बाकी सिंदूर का। सर मीडिया बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया अभी भी ईरान इसराइल जंग में, पहले भी। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रहा हमारे इंडिया पाकिस्तान इंडिया जो जंग थी या जो कन्फ्लिक्ट था उसके अंदर, वो कंपैरिजन था बिटवीन द इंडियन मीडिया एंड द पाकिस्तानी मीडिया। द इंडियन मीडिया वाज बेलिजेरेंट, was war mongering. पाकिस्तानी मीडिया was very balanced, और उन्होंने कोई झूठी खबर नहीं चलाई। कुछ नहीं। हर चीज़ जो पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से आई वो नपीतुली थी और मजर थी, और कोई चीज़ झूठ पे मबनी नहीं थी। हर चीज़ वो थी जो फैक्ट्स के ऊपर मबनी थी। आई थिंक पाकिस्तानी मीडिया डिजर्व्स क्रेडिट। अच्छा दो वॉर चल रही थी ना सर, एक इनकी वॉर चल रही थी और एक चल रही थी नैरेटिव की वॉर में मेरे ख्याल में सबसे अहम जो किरदार था ना ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट एंड आफ्टर द कन्फ्लिक्ट वाज दैट ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो। अगर आप देखें तो उस वक्त जब यहाँ पे जिस वक्त वॉर की सिचुएशन थी, कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उस वक्त बिलावल साहब वाज on almost every TV channel, global TV channel, on every newspaper, pushing Pakistan's narrative. और बड़े उस तरीके से जैसे ज़रूरत है। जो पाकिस्तान की जो स्टोरी थी ना, जो पाकिस्तान का नैरेटिव था, वो बिलावल भुट्टो साहब ने इफेक्टिवली बयान किया, और दुनिया को में एक पाकिस्तान का पैगाम जो था ना वो गया कि पाकिस्तान ने एक्चुअली अचीव क्या किया है। और उसके बाद जो डेलीगेशन गया अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, बरतानिया और उसके बाद ब्रसल्स, उसको चेयरमैन बिलावल लीड कर रहे थे। और वहाँ पे भी आप देखें जिसके साथ इंगेज किया उन्होंने सिर्फ तीन बातें की। उन्होंने कहा जी मेरा पैगाम जो है ना वो है पीस, आई हैव कम हेयर फॉर पीस।
माई मैसेज इज़ पीस, मैं सिर्फ अमन चाहता हूँ और पाकिस्तान अमन चाहता है, दिस इज़ व्हाट आवर मैसेज इज़। दूसरा उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा बेसिकली बात की पानी की। उन्होंने कहा जी इंडस वाटर इज़ बेसिकली द इंडस वाटर ट्रीटी इज़ एक्चुअली अ नो गो एरिया। अगर आपने वहाँ पे आपने वाटर टेररिज्म करना है और पानी को आपने रोकना है, तो फिर ऑब्वियसली उसके ऊपर अगली जंग होगी। और उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि अगली जंग जो है ना, वो किसी भी गलती से न्यूक्लियर जंग हो सकती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो त्यारा जो हिंदुस्तानी जहाज़ या पाकिस्तानी जहाज़ जब है, उसके अंदर जो बम या जो वो लेके जा रहे हैं, जो भी मिसाइल लेके जा रहे हैं, तो वो मिसाइल न्यूक्लियर है या वो नॉन न्यूक्लियर है। तो वो तो यू हैव गॉट सेकंड्स टू डिसाइड, यू गॉट सेकंड्स टू डिसाइड कि ये क्या है, इज दिस न्यूक्लियर और इज दिस नॉन न्यूक्लियर, कन्वेंशनल है या न्यूक्लियर है। तो आपको उसको फैसला करने के लिए आपके पास हार्डली 10 सेकंड होंगे, 15 सेकंड होंगे। तो अगली जो खुदा न खास्ता अगर कभी जंग होती है, तो उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत देर फार बियॉन्ड। पीस तो मांग रहे हैं, लेकिन दूसरा ऑप्शन हमारे पास भी कोई नहीं है। अब ईरान के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था सर, मर जाओ या मार दो, कहानी नहीं। बिल्कुल, जब आपके ऊपर अटैक हुआ तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आपने सक्सेसफुली अपना जो दिफा करने का अपना दिफा किया, आपने दिफा किया, उनके आपने 6 त्यारे गिरा दिए। बिल्कुल ठीक। और उनके लोग आके बता नहीं सके कि जी हाँ गिरे हैं, नहीं गिरे, हाँ कुछ गिरे हैं। इवेंचुअली उनके जो आर्मी चीफ थे, उनको जाके चीफ ऑफ उनका जो डिफेंस चीफ थे, उनको जाके बरतानिया में एडमिट करना पड़ा। हाँ जी सर, फ्रांस कितना जलील हुआ सर, फ्रांस जलील हुआ। और देखें बेचारों ने किया क्या, और वो चंगटू एयरक्राफ्ट कंपनी जो थी, जो अपना हमारे J-17 मैन्युफैक्चर थी, उसके आप देखें शेयर प्राइस देखें और रफ़ाइल के शेयर प्राइस देखें, आपको पता चल जाता है कि फिर कौन सा जहाज़ गिरा, कौन सा नहीं गिरा। सो इफेक्टिवली आपने काउंटर किया, आपने दिफा किया। उसके बाद जब उन्होंने आपकी बेसिस पे हमला किया, तो उसका भी आपने जवाब दिया। सर, इस पे रिसेंटली सूरत हाल हुई है कि ईरान और उसका जो वाइंड अप हुआ सारा कुछ, इसको सर ईरान को आप किस तरह दुनिया में आप देखते हैं? देखिए, ईरान ने भी बहुत मेरे ख्याल में इफ़ेक्टिवली अपनी पोजीशन जो है ना, वो दुनिया में इस्टेब्लिश की है। एक तो मेरे ख्याल में इसराइल के जहन में कभी था ही नहीं कि ईरान किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है और क्या रिस्पॉन्स होगी। जो ईरान की रिस्पॉन्स रही इसराइल में, उसने इसराइल को भी सोचने पर मजबूर किया, और मेरे ख्याल में उसी की बेसिस के ऊपर उन्होंने भी एक्सेप्ट की सीज़ फायर, वरना शायद वो सीज़ फायर एक्सेप्ट करने के मूड में ना होते अगर ईरान को उन्होंने नुकसान पहुंचाया होता। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने रिएक्ट किया, उनकी जो सो कॉल्ड डोम, जो उनकी जो प्रोटेक्टिव डोम थी, वो कहाँ चली गई, किसी को नज़र ही नहीं आई कि वो क्या हुआ। उसके अंदर से ईरानी मिसाइल जो हैं वो जा रहे हैं और उनकी बिल्डिंग को हुआ सर, हाइफा पे भी गिर रहे हैं, तेल अवीव भी गिर रहे हैं। मेरे ख्याल में उसका सर सरप्राइज था ये इसराइल के लिए, बहुत सर सारी जिंदगी बात रह गई इनके लिए, तारीख दोहराएगी सर इस बात को। अब दोबारा बदमाशी खत्म हो गई उनकी, अब दोबारा ये बदमाशी नहीं करेंगे। देखिए, वो खत्ते के गुंडे बनने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने। नहीं सर, ईरान ने भी सरप्राइज दिया सर। उन्होंने बिल्कुल, इसराइल ने लेबनान के साथ हमला किया, उन्होंने यमन के ऊपर हमला किया, उन्होंने सीरिया में बेसिकली सीरिया में भी उन्होंने कोशिश तो की और रजीम चेंज के लिए। लेकिन आप देखें, ईरान के ऊपर वो कुछ नहीं कर सके। उनकी ख्वाहिश थी कि ये रजीम चेंज हो जाए यहाँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एंड ईरान इज़ वेरी सक्सेसफुल, और मेरे ख्याल में ईरान को अब लोग और इज़्ज़त से और कदर से देखेंगे दुनिया में। सर आखिरी आते हैं सर, ये जो हमारी एक बॉडी है APNS सर, उसके रोल को कैसे आगे रीइन्वेंट करेंगे, क्या करना चाह रहे हैं सर आप ऐसा कि दोबारा उसको जिंदा किया जाए? देखिए, APNS को तो देखिए APNS उतनी स्ट्रांग हो सकती है जितने उसके मेंबर्स स्ट्रांग होंगे। एक्सीलेंट। अगर मेंबर्स स्ट्रांग होंगे तो APNS भी स्ट्रांग होगी। हमारा मसला ये है कि अखबारात में बहुत सारे मसाइल हैं। एक तो अखबारात के मसाइल में जो हैं वो सरकारी जो इश्तहारात हैं, उसका एक बहुत बड़ा मसला है। आप देखें तकरीबन 2000 के करीब अखबारात जो है ना, वो सो कॉल्ड सेंट्रल मीडिया लिस्ट के ऊपर हैं, जबकि APNS के मेंबर्स अखबारात को 200 सवा 200 के करीब बनते हैं। अभी एक कमेटी बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने, जिसके अंदर रिव्यू किया जाएगा सेंट्रल मीडिया लिस्ट को, और देखेंगे कि कौन सा अखबार जो है वो जेन्युइन है, कौन सा नहीं है। तो उसके अंदर जो बेसिकली सो कॉल्ड डमीज़ हैं,
आई थिंक वो एलिमिनेट हो जाएंगे और काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में बेहतरी आएगी। वंस दैट इज़ डन तो ज़रा शायद अखबारों को में जो पैसा वहाँ ज़ाया होता है वो ज़ाया नहीं होगा, अखबारों में आएगा, थोड़ी सी अखबारों को स्ट्रेंथ मिलेगी। दूसरा चीज़, काफ़ी पैसे तो रिकवर आपने करवाए इस दफ़ा हमें इस दफ़ा रिकवरी बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छी रही है। पंजाब गवर्नमेंट ने भी इस दफ़ा बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, फेडरल गवर्नमेंट से, तीनों जो मेजर गवर्नमेंट्स हैं और इवन बलोचिस्तान गवर्नमेंट, वहाँ से भी द पेमेंट्स हैव बीन। अब अगर अखबारों ने रीइन्वेंट किया और बिल्कुल तो वो अपना स्पेस होगी, जिस तरह आप शुरू से कहते हुए आ रहे हैं स्पेस। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि अखबारों को अपने आप को रीइन्वेंट करने की ज़रूरत है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने आप को वही, सुबह मैं अखबार उठाता हूँ, मुझे बासी लगता है, मैंने सब चीज़ें रात को टीवी पे देख ली होती हैं, मुझे लगता है कि यार वही बयान आया हुआ है, वही तकरीर आई हुई है। वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट। आई थिंक न्यूज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं हमेशा पहले भी कह चुका हूँ, हमेशा कहता हूँ कि न्यूज़पेपर्स हैव टू नाउ मूव अवे फ्रॉम बीइंग न्यूज़पेपर्स टू एक्चुअली बिकमिंग व्यूज़ पेपर्स। आपके ओपिनियंस एनालिसिस, इस किस्म की चीज़ें आपको अखबारों में लेके आने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप ख़बरों के ऊपर ही अपने आप को रखें। और दूसरी चीज़ जो है वो है कि वी नीड टू कनेक्ट विद द यंगर audiences. We have a disconnect with the younger generation. I think we need to reinvent, we need to create a connection with them. चाहे वो व्यूज से हो, न्यूज से ना हो, जिससे मर्जी हो, या उसके किस्म की हम कंटेंट दें जो वो पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि देखिए मैं ये समझता हूं, और उसको पेपर की जगह डिजिटल कर दें, मोबाइल पे ले आएं, सब अखबार तो अखबार है। वो तो हमें पेपर का अखबार भी चलेगा, डिजिटल का अखबार भी चलेगा। ये तो मेरे ब्रांड का, देखिए ना, मैं अगर ये मेरे ब्रांड का फुटप्रिंट है। मेरा जो प्रिंटेड पेपर है वो भी मेरा ब्रांड का फुटप्रिंट है, जो मेरा डिजिटल है वो भी ब्रांड का, पेपर भी है वो भी फुटप्रिंट है का पार्ट है, और जो मेरा वेबसाइट है वो भी मेरे फुटप्रिंट की पार्ट है। ये तो ब्रांड का फुटप्रिंट है। वो आप देखने की ज़रूरत है। दूसरा जो है ना मसला हमारा आ जाता है कि हम कंटेंट को जब तक हम टेलर नहीं करेंगे यंगर ऑडियंसेस के लिए, तो यंगर ऑडियंसेस आपके पास नहीं आएंगी। दे आर नॉट प्लेटफॉर्म सेंट्रिक, दे आर कंटेंट सेंट्रिक। इफ़ यू गिव देम द काइंड ऑफ कंटेंट दैट दे वांट टू रीड, वो आएंगे दोबारा। वो आएंगे। देखिए किताबों की सेल जो है दुनिया में गिर गई थी, अब बढ़ रही है, वापस आ गई। आप देखें किंडल और यंगर जेंजीज आए हैं सर किताबें पढ़ने के लिए। अब आप देखें किंडल जो है दैट इज़ गॉन। अब किंडल को कोई देखता ही नहीं, उसकी सेल्स जो भी थी वो गिर रही हैं, जो थोड़ी बहुत ही रह गई हैं। और इस तरीके से देखें एप्पल बुक्स पे भी जितनी हाइप थी वो हाइप ख़त्म हो गई है। इट इज़ देयर बट इट इज़ नॉट एज बिग अ हाइप दैट वाज क्रिएटेड few years ago. दुकानों पर जाएं, बुक स्टोर्स पर जाएं, दे आर नॉट क्लोजिंग डाउन, दे आर एक्सपेंडिंग। वेदर दे आर इन पाकिस्तान, बीच में हो रहा था, जी वो क्लोज हो रहे थे, वापस आ गए। वेदर द बुक स्टोर्स आर इन पाकिस्तान और एनी अदर मार्केट, तो मतलब स्पेस है। अगर प्रिंटेड बुक के लिए स्पेस है तो अखबार के लिए, प्रिंटेड पेपर के लिए भी। क्या बात है सर। मसला ये है कि आपको स्पेस क्रिएट करनी है और अपनी कनेक्टिविटी क्रिएट करनी है जो आपका ऑडियंस है उसके साथ। अल्लाह करे सर कर लें, वैसे अल्लाह करे कर लें। सर लास्ट मुझे एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए सर। खान साहब का फ्यूचर अब कैसे देख रहे हैं आप? अब ये आपने ऐसा सवाल किया जिसका खत्म करते करते साथ में सोच रहा हूँ लोगों को एक मजे की न्यूज़ दे दें। एक्सपर्ट ओपिनियन देना सर, सही वाला। इसके ऊपर तो मुझे 5 साल बता दें आगे। मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, हाँ। तो मैं एक्सपर्ट ओपिनियन दे नहीं सकता। लेकिन जो मेरा ख्याल है, जो मेरा ज़ाती ख्याल है वो ये है कि देखें ही इज़ ऑलरेडी 74-75 बाय द टाइम ये टर्म गवर्नमेंट की ख़त्म होगी वो 78 के हो चुके होंगे। अच्छा, आपने अभी वाइंड अप ये कहते 78 तक तो अंदर ही रहेंगे। ठीक है। तो ये तो आपकी सोच है कि आप जो मर्जी समझें जो मैंने कहा। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग तो 78-79 के आदमी का मैं नहीं समझता कि पॉलिटिक्स में कोई रोल होगा। जब रोल होगा तो वो यंगर लोगों का रोल होगा। और मेरे ख्याल में द यंगेस्ट पर्सन दैट यू हैव इन द पॉलिटिकल स्पेस is the People's Party chairman Bilawal Bhutto. He's 35, he's young, he's vibrant, he has proven himself. अब तो और हैंडसम भी हो गए सर। Yes, and he's जो इनको हैंडसम प्राइम, हमारी आदि कौम को तो हैंडसम प्राइम मिनिस्टर चाहिए। And he's immaculately dressed. He knows what to wear. How to speak, what to speak, and how to speak and how to carry himself. Excellent. And he is now a global brand. अगर एक्चुअली मैं समझता हूँ कि अगर इस मुल्क में, में तो आपने शहबाज शरीफ साहब को भी रिप्लेस कर दिया। अगर इस मुल्क में कोई पॉलिटिकल ब्रांड है, अगर कोई पॉलिटिकल ब्रांड है तो वो सिर्फ बिलावल भुट्टो है। देयर इज नो अदर पॉलिटिकल ब्रांड। तो अगली टेन्योर में आप शहबाज शरीफ साहब को, सर नहीं, अगले टेन्योर में शहबाज शरीफ साहब को आप प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं?
आई कैंट से एनीथिंग, बट मेरे ख्याल में शहबाज साहब खुद भी शायद सर आपने 29 के बाद आपने उनको ऐसे खुद नीचे किया कि अच्छा बिलावल तुम आ जाओ, मैं नीचे जा रहा हूँ, ऐसे आपको खुद लग रहा है ऐसा होने वाला है सर? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि नौजवानों को आगे करें। मुझे लग रहा है सर बड़े नौजवानों को, मेरे ख्याल में शहबाज साहब भी चाहेंगे कि नौजवानों को आगे किया जाए, और मेरे ख्याल में कि डायरेक्टली मैसेज दे रहे सर आप उनको। मेरे ख्याल में एक्चुअली देखिए, एक्चुअली all political leaders in this country are in their 70s, mid 70s or late 70s. The only person, well, two I would say, who are not in जो चले मरीम नवाज की तरफ आप आएंगे सर। the youngest is बिलावल भुट्टो। मरीम बीवी जो हैं वो मेरे ख्याल में कोई 50s में हैं। सर हमजा शहबाज भी हैं बीच में सर। I think Hamza has. आजकल तो नजर नहीं आ रहा। I think Hamza has chosen to take back seat, but that's वो उनके family issues होंगे, वो उनकी families जाने, वो nothing to do with you or me. They have to decide कि उन्होंने किसको आप करना है। But मतलब कंपैरिजन में दो ही लोग हैं, या मरीम नवाज है या बिलावल भुट्टो। नहीं, but मैं तो समझता हूँ कि एक ही आदमी है, क्योंकि he is the youngest. 5 साल के बाद he'll be 40. ओहो, मैच्योरिटी भी आ गई होगी। He'll still be younger. और कम से कम 20 से 25 साल होंगे। देखिए, he'll be older than his mother when she became prime minister, but younger than his grandfather when he became president. तो वो ज़हन में रखें। सर ये आपको भुट्टो साहब से मीडियम एज थी ना, मीडियम एज थी, वो होगी। ये सर आपको भुट्टो साहब से प्यार तो नहीं बोल रहा, क्योंकि भुट्टो साहब से आपका एक अलग ही प्यार है। भुट्टो साहब के साथ तो देखें, भुट्टो आपको भी मालूम है मेरा शदीद। आई हैव बीन इवन एज अ स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट, वो एक रोमांस था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ। वो रोमांस जो है ना, और शायद हम लोग उसी एज में स्टकअप हैं, वहाँ से हम जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग उस एज से बाहर नहीं निकले, पर वो रोमांस था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। दैट रोमांस इज स्टिल देयर। आई थिंक द पीपल ऑफ पाकिस्तान नीड टू बी रिमाइंडेड ऑफ दैट रोमांस, क्योंकि देखें हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि दैट पर्सन, उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी किसके लिए दी? अपनी ज़ात के लिए तो नहीं दी, और अपने खानदान के लिए तो नहीं दी, अपनी जायदाद के लिए तो नहीं दी, उसने लोगों के राइट्स के लिए दी। सर कहते हैं ना, घास खाएंगे लेकिन बम बनाएंगे। देखिए ना, आज जो आपका डिफेंस है ना, अगर वो मजबूत है, ये तो पता ही नहीं सर, इसलिए है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से। घास खाएंगे लेकिन बम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनवरी की उस दोपहर को मुल्तान में साइंसदानों की मीटिंग नहीं की होती, तो ये बम आज हमारे पास नहीं होता, और आज हमें हिंदुस्तान हमारे सर पे खड़ा होता, आपको खा चुका होता, और टकार भी ना मारता। आपका मसला आपने और हम, मैं ये समझता हूँ दिस कंट्री, दिस नेशन ओज एवरीथिंग टू जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और मेरे ख्याल में जो कर्जा है ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, उसको अदा करने के लिए इनको अब बिलावल भुट्टो को आगे लाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर।